हाय एवरीवन, दिस इज नरसिम्हा। इस वीडियो में मैं बात करूंगा शेयर को एनालाइज कैसे करें। एनालाइज करने से पहले हम बात करते हैं हम एनालाइज क्यों करें। राइट। तो आपको जब भी कोई चीज़ खरीदनी होती है, जैसे कि आपको मोबाइल, टीवी, कार या और कोई भी चीज़, सबसे पहली चीज़ आप क्या करते हो? आप एक बजट बनाते हो। बजट बनाते हो, उसके बाद आप मार्केट में स्टडी करते हो। आप देखते हो उस प्राइस की रेंज में आपको मार्केट में क्या क्या प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आप ढूंढ रहे हो अवेलेबल है, क्या क्या मिल रहा है, उन सबको आप कंपेयर करते हो। जैसे कि हम कार का केस ले लें। गाड़ी खरीदने जाएंगे, आपने बजट बनाया 10 लाख। 10 लाख में मारुति की कौन कौन सी गाड़ियाँ आती हैं, होंडाई की कौन सी आती है, होंडा की कौन सी आती है, एट्सेट्रा। उसके बाद आप देखोगे सेम रेंज की जो गाड़ी है उसमें फीचर कौन ज़्यादा दे रहा है। फिर आप अपना परचेज का डिसीजन बनाते हो। वैसे ही जब शेयर मार्केट में किसी शेयर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए। वो बिजनेस क्या है, क्या काम करते हैं, क्या प्रोडक्ट या क्या सर्विस देती हैं। चलिए अब एनालिसिस करना सीखते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैंने ले ली एक कंपनी हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प क्या करती है? टू व्हीलर बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग है। तो कौन सी इंडस्ट्री होगी? टू व्हीलर इंडस्ट्री। उस सबसे पहले मैं हीरो मोटोकॉर्प के एनालिसिस से पहले मैं एनालिसिस करूंगा टू व्हीलर इंडस्ट्री का। हीरो मोटोकॉर्प किस इंडस्ट्री की है? टू व्हीलर। तो टू व्हीलर इंडस्ट्री का पहले मेरे को एनालिसिस करना है कि टू व्हीलर में क्या प्रोस्पेक्ट है, टू व्हीलर का आगे जाके क्या प्लान है, इंडस्ट्री में कौन मार्केट लीडर है। राइट। पहले हम करेंगे इंडस्ट्री का एनालिसिस, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं इंडस्ट्री में जो हमने शेयर चूज किया है वो मार्केट लीडर है या कॉम्पिटिटर है। ज़्यादातर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मार्केट लीडर के साथ ही रहें। उसकी सबसे बड़ी वजह है, जैसे कि आपने कहावत सुनी होगी, जो अमीर है वो और अमीर होता जाता है, ना कि कोई आम आदमी अमीर बनता है। आम आदमी से अमीर बनना मुश्किल है, अमीर का और अमीर होना आसान है। वैसे ही अगर कोई अच्छी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, वो और बड़ी होती जाएगी, इसके ज़्यादा चांसेस या पॉसिबिलिटी हैं। कोई छोटी कंपनी लार्ज कैप बने, उसकी पॉसिबिलिटी कम है, होती है बट 10 में से 1 होगी, उसको चुन पाना बहुत मुश्किल है, खास करके हम जैसे रिटेलर्स के लिए। अब हम करते हैं कंपनी एनालिसिस। इंडस्ट्री एनालिसिस हो गया, उसके बाद आते हैं कंपनी एनालिसिस। अब हमें कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कंपनी मार्केट में पहले लीडर है या कॉम्पिटिटर है, कंपनी आगे के लिए क्या प्लान करती है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटो टू व्हीलर की सेगमेंट में है, उसका फ्यूचर का प्रोस्पेक्ट है ईवी की स्पेस में जा रही है, R&D पे खर्चा कर रही है, प्रीमियम सेगमेंट में भी जा रही है, उसने हार्ले डेविडसन के साथ टाई अप किया है। ये उसके प्रोस्पेक्ट्स हैं जो मुझे पसंद आ रहे हैं। तो ऐसे ही आपने कोई भी कंपनी ली है, आपको उसके फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स देखने हैं। आप पैसा जो लगा रहे हो वो फ्यूचर में लगा रहे हो। आप एक बात याद रखिए, लर्न फ्रॉम द पास्ट, लिव इन द प्रेजेंट, इन्वेस्ट इन द फ्यूचर। तो वैसे ही हीरो मोटोकॉर्प के अगर आप निवेश कर रहे हो अगले 5 या 10 साल के लिए कर रहे हो, तो आपको देखना है अगले 5 या 10 साल में उसकी क्या इमेज होगी। वो आपको प्रोस्पेक्ट, उसने जो कंपनी ने अपना प्लान दिया है उसको मैप करना है। वो मैप करना है आपने, उसको बोलते हैं कंपनी एनालिसिस। उसमें आपने देखना है कंपनी के पास कोई कॉम्पिटिटिव सस्टेनेबल एडवांटेज है, जिसको बोले मोट। मोट का मतलब हुआ कंपनी कोई ऐसी चीज़ करती है जो आसानी से कॉपी नहीं हो सकती। आप आजकल के ज़माने में आप कोई भी चीज़, नई चीज़ ले आओ, उसकी अगले दिन कॉपी आ जाती है, रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसकी कॉपी निकाल देते हैं। आपको अपनी कंपनी में ये ढूंढना है उसके पास कोई ऐसी एडवांटेज है जो सस्टेनेबल है, जिससे दूसरी बंदे उसको इतनी जल्दी कॉपी नहीं कर सकते। जैसे कि हीरो मोटो के केस में है R&D, वो R&D में पैसे खर्चते हैं,
उसके बाद वो पेटेंट कर देंगे ताकि वो कॉपी नहीं हो सके। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे खर्चते हैं, तो ये इसका मोट हुआ सस्टेनेबल एडवांटेज। तो आपको ये चीज़ ढूंढनी है। चलिए अब हीरो मोटोकॉर्प को एनालाइज करते हैं। हीरो मोटोकॉर्प 2 व्हीलर सेगमेंट में मार्केट लीडर है। ये पहली इंडिया की मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर भी है। इसका अभी भी 2 व्हीलर में 35% का मार्केट शेयर है। ये तो होगी इसके अभी की बात। फ्यूचर की बात करें, ये अब प्रीमियम सेगमेंट में भी आने लगी है। इसने टाई अप किया है हार्ले डेविडसन के साथ, तो उसमें इन्होंने प्रीमियम सेगमेंट में भी अपनी कोई बाइक लॉन्च करने का बात बनाई है। दूसरी चीज़, ये ईवी स्पेस में भी बहुत ज़्यादा काम कर रही है। पहले तो इन्होंने एथर के साथ टाई अप किया, उसमें इन्होंने स्टेक खरीदा। दूसरा, इन्होंने 10,000 करोड़ रुपए का एक फंड डाला है जो R&D में ये खर्च करेंगे 5 या 7 साल में। तो ये जो हीरो मोटो है ये ईवी स्पेस में भी बहुत काम कर रही है। तो इसके आने वाले टाइम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल आ सकते हैं। और अभी भी ये मार्च में अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल की कोई लॉन्च कर रही है। अब बात करते हैं इसके फाइनेंसेस की। लार्ज कैप कंपनी है, 49,000 का इसका मार्केट कैप है। अगर 52 वीक हाई लो देखें, 3629 का इसका हाई है, 2424 का इसका लो है, जो मेरे ख्याल से आज ही लगा। अभी अगर इसकी वैल्यूएशन देखें, स्टॉक की पीई है 16.9, लगभग 17 की। अगर इस समय आपको अगर फ्यूचर के लिए कुछ ईवी स्पेस में कहीं 2 व्हीलर में सेगमेंट में अगर आप पैसे निवेश करना चाहते हैं तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। सस्ती वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है, 17 की पीई पे, मात्र 17 की पीई पे एक लार्ज कैप अच्छी कंपनी मिल रही है। और ये डिविडेंड भी अच्छा देती है। डिविडेंड यील्ड देखिए 3.67, अच्छा डिविडेंड देने वाली कंपनी है, बड़ा डिविडेंड देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी भी 24.2, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 18.7 की है। और ये इसके अभी रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं, वो हमें पता है। ऑटो सेक्टर में सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज चल रही है, उसकी वजह से इंडस्ट्री में पूरा इम्पैक्ट हुआ है, ना कि हीरो मोटोकॉर्प। और वो एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये गिर रहा है। तो आपको ये सस्ती वैल्यूएशन पे इस टाइम पे मिल रहा है। अगर आपको लगता है सेमीकंडक्टर का जो इशू है वो सॉर्ट हो जाएगा और हम फिर से इसमें इस सेक्टर में नॉर्मल पे आ जाएंगे और आपको लगता है इसमें डिमांड होगी और ये अपनी डिमांड को मीट कर सकता है, तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। अब इसकी थोड़ी प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। कौन एक ही है इसका, डिलीवर्ड पुअर ग्रोथ का हमें रीज़न पता है। पहले कोरोना था, उसकी वजह से लॉकडाउन लगा था। दूसरा, अब ऑटो जो सेक्टर है उसमें सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज चल रही है। तो डिमांड का चक्कर नहीं है यहाँ पे, सप्लाई साइड का चक्कर है। तो जो प्रोज की बात करते हैं, डेट फ्री है, कोई लोन नहीं है इसकी बुक में, अच्छा डिविडेंड देती है और इस क्वार्टर का रिजल्ट भी अच्छा है क्योंकि ये दिवाली नवरात्र का टाइम है। मोस्टली लोग इस टाइम पे परचेज करते हैं इंडियंस। ROE अच्छा है इसका, अच्छा डिविडेंड देती है। ये ऑलरेडी बात हो गई है। अब इसके सेक्टर में देख लेते हैं। इस सेक्टर में अभी इस टाइम पे सबसे सस्ती यही कंपनी मिल रही है, 16 के पीई पे है। आइशर और TVS दोनों 38 के पीई पे है। मार्केट कैप वाइज देखा जाए तो ये सेकंड लार्जेस्ट है आइशर मोटर, 64,000 का मार्केट कैप, इसका है 49,000 का। क्वार्टरली रिजल्ट भी बेहतरीन आया, प्रॉफिटेबल कंपनी है, अच्छा प्रॉफिट बनाती है, मार्जिन भी अच्छा है। 15% का पहले था, अब घट के कोरोना के टाइम पे 4%, आप जून में देखिए 2020 में 4%, फिर से 14% पे आई है। जून में इसका कुछ रिलेटेड है, जून 2021 में फिर से 7% हुआ, ये हमें पता है। ये सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज की वजह से हुआ था, अब फिर से 12% पे आ गई है। अच्छा मार्जिन है इसका, प्रॉफिटेबल कंपनी है, अच्छा प्रॉफिट बना रही है, बुक्स में प्रॉफिट है, क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छे हैं। P&L देखें तो प्रॉफिटेबल कंपनी, ईयर ऑन ईयर भी देख लो, अच्छा प्रॉफिट बना रही है। थोड़ा 2020 से कम होने शुरू हुआ है, 2019 तक देखोगे 5,000 करोड़
ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिख रही थी। 2020 के बाद थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ है। पहला उसका रीज़न था कोरोना, उसके बाद अब जो सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है उसकी वजह से इसमें प्रॉफिट में थोड़ी नीचे आया है। बैलेंस शीट भी देख लें, इसके रिजर्व्स देखो 15,000 करोड़ के तो रिजर्व्स पड़े हैं, बोरोइंग 616 करोड़ मात्र, तो इसलिए डेट फ्री है। अच्छी खासी बुक में इसके कैपिटल पड़ी हुई है जिसका ये इस्तेमाल कर रही है, जो इसने अब R&D में भी खर्चा किया है। मुझे लगता है ये फ्यूचर के लिए अच्छी कंपनी है अगर टू व्हीलर सेगमेंट में बुलिश है। अगर इसकी वो देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, प्रमोटर के पास 34.76 का माल पड़ा है, FII के पास 32.78 का स्टेक पड़ा है, DII के पास 21.97 22% का, पब्लिक के पास मात्र 11% स्टेक है। अच्छी कंपनी है, प्रमोटर की होल्डिंग भी अच्छी है और FII के पास भी, FII भी इसमें बुलिश हैं। FII थोड़ा माल कम कर रहे हैं पर DII का स्टेक बढ़ रहा है जैसे आपने देखा होगा, पर FII के पास अच्छा खासा इसमें स्टेक है। सेकंड स्टॉक है L&T फाइनेंस होल्डिंग। ये L&T पेरेंट ग्रुप की कंपनी है। L&T के जितने भी काम होते हैं ये फाइनेंस करती है। जैसे कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, इसका मेजॉरिटी ऑफ जो रेवेन्यू इसका आता है टू व्हीलर फाइनेंस से आता है। इसकी वजह से आप देखोगे इसका रेवेन्यू में थोड़ा डाउनवर्ड आया है, क्योंकि टू व्हीलर की इंडस्ट्री में थोड़ा सा इशू आया है सेमीकंडक्टर का। माइक्रो लोन्स देती है, कंज्यूमर लोन, होम लोन भी देती है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी लोन देती है, रियल एस्टेट को भी फाइनेंस करती है, इंफ्रा फाइनेंस, इसका अपना म्यूचुअल फंड भी है जो HSBC के साथ टॉक चल रही है, जिसकी HSBC उसमें स्टेक खरीदना चाहता है। इसमें हमारे एक नेताजी हैं, उनका भी स्टेक है। अच्छी कंपनी है, अच्छे पेरेंट ग्रुप की, अच्छे प्रमोटर की कंपनी है, अच्छी कंपनी, मिड कैप कंपनी है ये। 18,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस जो है वो आप देखो 52 वीक के लो के पास ही है। 52 वीक का लो है 72.3, तो अभी करंट प्राइस उधर ही चल रहा है। स्टॉक का पी फिर से देखिए 19 के PE पे आपको मिल रही है, अच्छे वैल्यूएशंस पे है। ROC इसका थोड़ा कम है, ROE और ROC थोड़ा कम है, बट मेजॉरिटी उसका रीज़न है हमारे जो इंटरेस्ट रेट वो घटा हुआ है। उसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर में देखा होगा आपने, निफ्टी बैंक में जितने भी HDFC वगैरह सब में थोड़ा स्लो डाउन आया है। उसका मेन रीज़न है इंटरेस्ट रेट। अगर आप फ्यूचर के लिए, अगर फिर ये लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर सोच रहे हैं तो ये स्टॉक भी आप देख सकते हैं। प्रोज एंड कॉन देखिए, सस्ती वैल्यूएशन पे मिल रहा है, ट्रेडिंग एट 0.97 ऑफ बुक वैल्यू, सेल्स ग्रोथ भी अच्छी है, लो इंटरेस्ट कवरेज है, रिटर्न ऑन इक्विटी मैंने आगे बात कर ली, कम है ROE, तो डिविडेंड भी इसने कम देती है। सो वो एक बात माने तो वो अच्छी चीज़ भी है, जो पैसा वो बन रहा है अपने बिजनेस में ही डाल रही है, बाहर शेयर होल्डर्स को नहीं दे रही है, तो मतलब कि कंपनी ग्रोथ के लिए देख रही है। वो एक हिसाब से देखें तो अच्छी बात भी है। अगर इसका कंपैरिजन करें इसकी इंडस्ट्री में तो ये सस्ते PE पे ही है, 19 का PE मथूट है, बट इसका मार्केट कैप भी कम है, 18,000 करोड़ की है, मिड कैप में आती है। इसमें टॉप लीडर देखेंगे तो बजाज फाइनेंस, बजाज अच्छी कंपनी है, अच्छी वैल्यूएशन भी आपको मिल रही है। क्वार्टरली रिजल्ट भी इसने अच्छा दिया है। मार्जिन देखें 56% का ऑपरेटिंग मार्जिन है, जो कि बेहतरीन है, बट गिरा है 70% के पे ये काम करती थी, गिर के 56% पे आया है। उसका रीज़न हमें पता ही है, कोरोना। ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ देखोगे अच्छी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है इसका, अर्निंग पर शेयर भी अच्छा है। डिविडेंड इस साल, पिछले साल इन्होंने नहीं दिया, -0, इसी साल पिछले साल दिया है। बैलेंस शीट भी बढ़िया बैलेंस शीट है। इसमें आपने बोरोइंग देखी होगी ज़्यादा है, क्योंकि इनका बिजनेस ही मनी लेंडिंग का है, ये पैसे आगे लोगों को देते हैं, तभी इसमें बोरोइंग इनकी ज़्यादा आ रही है। कंपनी बढ़िया है। अगर आप इसमें शेयर होल्डिंग देखें, प्रमोटर्स के पास 63.5% का माल पड़ा है। प्रमोटर की होल्डिंग देखो कितनी बेहतरीन होल्डिंग है। FII के पास भी अच्छा माल है, बट FII माल थोड़ा कम कर रहे हैं। DII ने अपना स्टेक बहुत बढ़ाया है, 2%, 2.96% था, 6.56 पे है। पब्लिक का मोस्टली कांस्टेंट ही रहा है, 19, 20, 21 इसी पे घूमता है, पब्लिक का उधर ही कांस्टेंट ही है। पब्लिक में मेरे ख्याल से इसमें अदर की भी, हाँ
अदर का भी 4-5% का स्टेक है, 4.5-5% का, तो पब्लिक के पास लगा लो 15 की 16% का माल पड़ा है। बेहतरीन कंपनी है, NBFC है। थर्ड कंपनी है SBI कार्ड्स। इनका काम है क्रेडिट कार्ड इशू करना, ये क्रेडिट कार्ड इशू करती है। तो ये है एक लार्ज कैप कंपनी है, 89,000 की इसकी मार्केट कैप है। हाई लो देखोगे तो ये अभी अपने हाई लो के मीडियम में सेंटर में ही चल रही है। हाई इसका 52 वीक है 11,065, लो है 795। तो अभी का करंट प्राइस है इसका 950। अगर इसका आप पीई देखोगे काफ़ी हाई पीई है, 86 का पीई है। तो इसका रीज़न क्या है जो मैं आज इसको एनालाइज कर रहा हूँ वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। अगर आप इसको आपको लगता है ये हाई वैल्यू है और आप इसमें नहीं इन्वेस्ट करना चाहते तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि इंडियंस जो हैं वो क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करना सीख गए हैं और क्रेडिट कार्ड आगे फ्यूचर होगा, क्रेडिट कार्ड के अपने बेनिफिट्स भी हैं और नुकसान भी हैं, अगर आपको लगता है हम इसको इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप बाहर जाओगे, इंडिया से बाहर जाओगे फॉरेन कंट्रीज़ में, वहाँ पे हर एक इंसान के पास 3-3, 4-4 क्रेडिट कार्ड्स हैं और मोस्टली ये यंग एज के जो लोग हैं उनको अपना कस्टमर मानते हैं। और इंडिया की पॉपुलेशन है 135 करोड़ और सबसे ज़्यादा नौजवान हमारी ही कंट्री में हैं, तभी इनको हाई वैल्यूएशन दी गई है 86.6 की। ROC देखा जाए तो थोड़ा कम है, ROE ठीक है 16.9 का, 15 के ऊपर हो तो अच्छा है। डिविडेंड ये कंपनी नहीं देती है। बुक वैल्यू इसकी है 74। तो मैं आपको रीज़न बताऊंगा मैं ये इस स्टॉक को इवेल्युएट क्यों कर रहा हूँ। वो उसका रीज़न है इसकी होल्डिंग, वो मैं आपको बाद में जाऊँगा, पहले इसके फाइनेंसिस देख लेते हैं। इसका प्रो कोई नहीं है इस वक्त, कौन है, ये बहुत ही महंगे वैल्यूएशन पे अभी ट्रेड कर रही है, 12.83 ऑफ बुक वैल्यू। तो अगर इसका मार्केट के साथ कंपैरिजन देखा जाए तो ये थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है अपनी इंडस्ट्री में, फाइनेंस इंडस्ट्री में। इसमें लीडर हैं बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। अट्रैक्टिव वैल्यूएशन ये अट्रैक्ट कर रही है, काफ़ी हाई वैल्यूएशन है इसकी 86% पे। अगर इसके हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें, इसका रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, एक्सपेंसेस भी ग्रो कर रहे हैं, बट फाइनेंसिंग प्रॉफिट है, प्रॉफिट कमा पाती है। फाइनेंसिंग का जो मार्जिन है वो 15% के पास है, बीच में मार्च में गिरा था, उसके बाद फिर से प्री कोविड लेवल के लगभग आसपास आ गया है। प्रॉफिटेबल कंपनी है, अर्निंग पर शेयर 3.6 की है। P&L पे आ जाए तो वो ईयरली प्रॉफिट भी है, अच्छा खासा अच्छा प्रॉफिट कमाती है। फाइनेंसिंग मार्जिन भी अच्छा है, 11% का थोड़ा गिरा है प्री कोविड लेवल से, बट ठीक है। तो बोरोइंग है इसमें, डेट है इनके थोड़ी बुक्स में, रिजर्व्स इनके 6,000 करोड़ के हैं, बोरोइंग इनकी 19,000 की है, 19,000 करोड़। तो जो मेन रीज़न है मैं इसको आज इस वीडियो में लेके आया हूँ, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न जो मेरे को अट्रैक्ट कर रहा है। प्रमोटर्स का आप स्टेक देखोगे लगभग कांस्टेंट ही है, थोड़ा सा उन्होंने बिल्कुल पॉइंट में 0.20 का माल बेचा है। 69.55 था मार्च 20 में जब ये अपना IPO लेके आए, सितंबर 2021 में 69.37 है। बट देखने वाली चीज़ है FIIs की होल्डिंग देखो, मार्च 2020 में 4.07, सितंबर 2021 में उनकी होल्डिंग हो गई है 13.04। इसका मतलब FII माल इकट्ठा कर रहे हैं। सेम केस है DIIs के लिए। DIIs की होल्डिंग थी 3.79 मार्च 2020 में, सितंबर 2021 में 9.71। तो FIIs और DIIs इसमें अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। और पब्लिक ऑन द अदर हैंड, पब्लिक के पास मार्च 2020 में स्टेक था 22.59, जो घट के रह गया है 7.86 सितंबर 2021 में। तो मतलब कि पब्लिक से सारा माल इन्होंने खाली करवा दिया है और FIIs
और DIIs माल इसमें इकट्ठा कर रहे हैं। ये ही रीज़न है कि मैं इस स्टॉक पे नज़रें बना के बैठा हूँ।